नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं यशपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने के बाद पाकिस्तान के सीने में सांप लौट रहा है। यहां पर लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्वक हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार बनाई। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म होगी। कश्मीर में जो लड़के हाथों में पत्थर लेते थे, अब लैपटॉप लेके स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। वहां पे बंद की कॉल नहीं होती थी, वहां पे बाइकाट की जो नारे आते थे वो नहीं होते थे। अब खुद बाइकाट और नारों वालों ने खुद इलेक्शंस में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो इस बार इन चुनावों में हुआ। जहां G20 हुआ, एक रिकॉर्ड नंबर जो है टूरिस्ट से कश्मीर में आए, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए, अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आए। एक ऐसा माहौल बना हुआ था जिसमें यही लग रहा था कि यहां पे टेररिज्म कभी था ही नहीं, कभी आतंकवाद का नाम ही नहीं था। लोग आते, खुशियों से आते, रहते, छुट्टियां मनाते और चले जाते। लेकिन पाकिस्तान को ये सब चीजें सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो तो कश्मीर में आतंकवाद है। पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ISI और सेना के हाथ में है। और उनकी रोजी रोटी जो है कश्मीर के नाम पे चलती है। कश्मीर के नाम पे तभी चलेगा जहां पे टेररिज्म होगा, आतंकवाद होगा, वहां पर रोज धमाके होते होंगे, लोग रोज एनकाउंटर होते होंगे। यही तो वो चाहते थे और इसी को लेके हर रोज कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू में, कश्मीर में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जब भी मौका मिलता है वो ऐसे अंजाम देते हैं कारनामे। और अब हद तो ये होगी कि कल अखनूर सेक्टर में LOC के पास, वहां पे आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन भी नहीं, उनकी एम्बुलेंस में क्या होता है वो तो आप जानते हैं सभी, उस पर घात लगाकर हमला किया। वो तो हमारी सेना जो है वो इतनी समझदार, उतनी सक्षम थी कि उन्होंने उनका जवाब उसी वक्त देना शुरू किया। और कल से आज सुबह तक एनकाउंटर चलता रहा। और आज सुबह, कल जैसे खबर आई कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन आज सुबह चारों के चारों 4 आतंकवादी थे, LOC क्रॉस करके आए थे। वो वहां एक प्राचीन मंदिर है, वहां उन्होंने जाके अपना अड्डा जमा लिया था। और वहां अंडरग्राउंड तो जो उनका स्थान था, वहां जाके छुप के बैठ के वहां से फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने, बच्चों ने उनको पहचान लिया, सेना को खबर कर दी। तब से कल से वहां पर इनकाउंटर चल रहा है और आज सुबह खत्म हो गया है। और 4 के 4 आतंकवादी हमारे बहादुर सैनिकों ने मार गिराए। लेकिन क्यों हो रहा है ये? कब तक ये सहते रहेंगे हमारे सैनिक? ये क्या जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बननी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं? पाकिस्तान का यही एक तो उद्देश्य है। हमारे साथ है कर्नल VK साय, इनसे हम जानकारी लेते हैं क्या चीज है ये। आखिर पाकिस्तान कब तक कश्मीर के नाम पे अपनी रोटियां सेकता रहेगा और हमारे जवानों को लहूलुहान करता रहेगा? कल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल साहब, हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, और जब से यहां पे शांति हुई है, शांति को भंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और कल जो बिल्कुल जम्मू की, आप कह सकते हैं जम्मू के अंदर ही है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू और अखनूर में कितना फर्क है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आता अखनूर, LOC भी पास है, जम्मू शहर पास है। वहां पर उनने सैनिकों के ऊपर, वो भी एम्बुलेंस के ऊपर हमला किया, और ये जानते हुए भी एम्बुलेंस के ऊपर क्या और किस तरह के लोग जा रहे होते हैं। हालांकि हमारे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कब तक सहते रहेंगे ये सब? आदर्श जी, दो
विजन्स हैं, इसके दो दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। एक बात तो हमने बड़े अनुभव से देखी है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की नेशनल स्टेट पॉलिसी में इंसानियत, इखलाक नाम की कोई चीज नहीं है। एम्बुलेंस में कौन होगा? एक ऐसा मरीज जो कि चलने फिरने के काबिल नहीं है, तभी तो एम्बुलेंस में जा रहा है। हो सकता है उसका एक आध केयर टेकर जो उस मरीज की मदद कर रहा हो, एक दो मेडिकल अटेंडेंट्स जो इमरजेंसी में चलती हालत में उसको ब्लड, ग्लूकोज या किसी इंजेक्शन की आवश्यकता पड़े और दे सके। कितना कायर होगा वो शख्स जिसने इन लोगों के ऊपर, जो न सिर्फ बिना हथियार के थे, निहत्थे थे, बल्कि इस तरह की कंडीशंस में थे, उनके ऊपर फायर करके उनको मारने का प्रयास किया। कितना गिरा हुआ बुजदिल इंसान ऐसा हो सकता है जो ऐसे लोगों पर हथियार उठाए? पर उनकी शायद स्टेट पॉलिसी ऐसी है, वो बच्चों को निशाना बनाते हैं, वो औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, वो बूढ़े लोगों को मारते हैं। ऐसी ही शायद उनकी स्टेट पॉलिसी है और उसी की वजह से मैं समझता हूं, अगर कर्मा थ्योरी को हम जानते हैं, बिल्कुल इसी वजह से, ऐसे ही कर्मों के कारण आज वो मुल्क भूखा मर रहा है। वो इलाके जो कि अनाज से लगे होते थे, आज वहां ट्रक आता है, एक एक बोरी के पीछे उनकी मारपीट हो जाती है, आटे की एक एक बोरी के पीछे। वो अगर इस हालत पर पहुंचे हैं तो अपनी ऐसी बदनीयती की वजह से। इसके साथ ही आदर्श जी, मैं एक और चीज सोच रहा हूं। आपने पूछा कि ये कब तक चलता रहेगा, मेरा उसके पास एक छोटा सा जवाब ये है, जब तक हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, जब तक हम जैसा ईस्ट पाकिस्तान को बदलकर बांग्लादेश बना दिया था, उस ईस्ट पाकिस्तान नाम के पड़ोसी को हमने बदल दिया था, उसी तरह अब वेस्ट पाकिस्तान या बचे कुचे पाकिस्तान को हम नाम बदलकर शायद पख्तूनिस्तान, शायद बलूचिस्तान या जियो सिंध या इन हिस्सों में, टुकड़ों में बांटकर अलग अलग छोटी रियासतें नहीं बना देंगे। मच्छरों को हर साल मारते हैं, करोड़ों अरबों की आदाद में। मच्छरों ने काटना तो नहीं छोड़ा। अभी तक वो स्टेज नहीं आई कि हमने किसी भी इलाके को अपने देश में कहो कि अब ये मच्छर फ्री हो गया। हर साल हम स्प्रे करते हैं, वो एंटी मॉस्किटो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी जालियां लगाकर सोना पड़ता है, क्योंकि मच्छर फिर पैदा होते हैं, फिर काटते हैं। मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, ये सब तकलीफें आती हैं और मच्छरों को मारना छोड़ा भी नहीं जा सकता। हम लगातार उनको मारते रहेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक कि वो काटना तो नहीं छोड़ेंगे, जीना ना छोड़ दे। लेकिन कल साहब, क्या बात है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज में क्या कमी है? ये मच्छर जो है बार बार जो इधर इधर आ जाते हैं, क्या कारण है? किस तरह से जब हम अपने आप को इतना सक्षम कहते हैं, इतना तैयार कहते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हो जाते हैं, उसका खात्मा करने को तैयार रहते हैं, कह देते हैं कि उसका नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, फिर हर दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं कोई ना कहीं। आपने मेरी एक दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया।
जरा देखिए संसार दहशतगर्दों से कैसे निपटता है, इजराइल कैसे निपट रहा है दहशतगर्दों से, जिन्होंने 7 तारीख को उनके ऊपर दहशतगर्दी का रूप दिखाया था। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि कश्मीर में दहशतगर्दी ने कश्मीर पंडितों के साथ दिखाया था। वो क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया था। खुद पाकिस्तान ने स्वात इलाके में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था दहशतगर्दों के अगेंस्ट। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ, हूतियों के खिलाफ क्या किया। अमेरिका ने सीरिया में क्या किया। रशिया ने सीरिया में क्या किया। और हमारे फौजियों को चंद बरस पहले तक हमने तो सेफ्टी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दी थी। दहशतगर्द के हाथ में AK-47 राइफल थी। और मैं जब तक सर्विस में था, मेरे सिपाही के पास सेल्फ लोडिंग SLR 7.62 की सेकंड वॉर की राइफल हुआ करती थी। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास, BSF, CRPF के पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 303 बोल्ट एक्शन राइफल हुआ करती थी। दहशतगर्दों के हथियार हमसे बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। फिर आप कहते हैं हमारी सेना ने क्या किया। और उसके बाद उनके हाथ बंधे हुए थे, हथियार भी घटिया, इक्विपमेंट भी नहीं, वो बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन भी नहीं। और उसके बावजूद हमने कितने बरस कश्मीर को, जम्मू के इलाके को बचा कर रखा। वाह वाह है। और कितनी शहादतें हुई, कितने शहीद हुए। एक वॉर मेमोरियल कश्मीर में बनाया गया है प्रताप पार्क में। उसमें भी पूरे देश के शहीदों के नाम, जैसा मेरा प्रपोजल था माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, वो आज तक नहीं लिखे गए। सिर्फ J&K स्टेट के कुछ नाम वहां शामिल किए गए हैं। क्या हम लोग इतने थैंकलेस हैं, ना शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने केरला से, असम से, जिन्होंने बिहार से, यूपी से, राजस्थान से आकर जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए पूर्ण आहुति दी, अपने प्राणों की वीर गति प्राप्त की, हम उनको मेमोरियल में नाम भी नहीं लिखते। तो हम क्यों अपनी सेना के साथ ऐसा करते रहे। नहीं करो साहब, अब तो हालात बदल चुके हैं। अब तो हमारी सेना इतनी सक्षम है, इक्विपमेंट इतने एडवांस उनको दिए गए हैं। और अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे इंजीनियर का इनको खुली छूट दी हुई है, बिल्कुल ऑल आउट का इनको ऑर्डर दिया हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे बॉर्डर के ऊपर से कहीं ना कहीं से ये निकल के आ जाते हैं। क्या हमारे अंदर की गलती है या बॉर्डर की गलती है? कहाँ आके ये सब कुछ होता है? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा आदर्श जी। बॉर्डर की गलती वहां है, आपके पूरे बॉर्डर पर डेमोग्राफी बदली हो रही है। न सिर्फ J&K में, बल्कि नेपाल बॉर्डर पर भी यही हो रहा है, पंजाब बॉर्डर पर भी यही हो रहा है, राजस्थान बॉर्डर पर भी यही हो रहा है। एक पूरा बेल्ट क्रिएट किया जा रहा है। चेंज, बदली हुई डेमोग्राफी का हमारे पूरे लैंड बॉर्डर के साथ। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज है जिसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। जहां तक J&K का सवाल है, हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर के उधर के लोग हैं, इनकी तो आपस में रिश्तेदारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार के जो लोग हैं, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, ना सिर्फ रिश्तेदारी है, वो तो वैसे भी हमसे मिलना चाहते हैं।
मेलजोल है, पर पूरे देश के बॉर्डर की डेमोग्राफी बड़ी जबरदस्त रूप से चेंज हो रही है और हमारी सरकारें आज तक ना उन अलग अलग स्टेट्स की उस पर चिंतित है और न ही हमारे आर्म फोर्सेस उस पर रिएक्ट करने की पोजीशन में। ये कर सर, क्या हल क्या है इसका? कब हल खत्म होगा? कब खत्म इसका होगा? हल 3 दिन पहले कहा कि आप किसी भी तरह से सख्त कदम उठाएं। ये अखनूर का ऑपरेशन पहला ऑपरेशन है जिसमें हमारी सेना ने बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। हालांकि प्रेस में उनको टैंक कहा गया, टैंक नहीं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एपीसीज, आर्मर्ड प्रोटेक्टेड कैरियर्स, उनका प्रयोग पहली बार किया गया है। यही प्रयोग अगर हम 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले शुरू करते तो कितने भारत माँ के सपूत जो शहीद हुए हैं वो बच सकते थे। कितने दहशतगर्द जो कि कैजुअलिटी कर और अंधेरा का फायदा उठाकर गायब हो गए, शायद वो गायब नहीं हो पाते और दोबारा दहशतगर्दी करने के लिए जिंदा नहीं बचते। पर हमारी ये नर्म पॉलिसीज चलती रही। सीआरपीएफ के लोग पेट्रोलिंग करने जाते थे, गांव के छोकर उनका मजाक उड़ाते थे। उनको पता थे इनको गोली चलाने की आज्ञा नहीं है। वो ऐसा हेलमेट पर धक्का मारते थे, उनके पैक के ऊपर थप्पड़ मारते थे और उनको वो खून का घूंट पीकर बर्दाश्त करना पड़ता था सिर्फ इसलिए कि उनको फायर बैक करने की आज्ञा नहीं थी। क्यों आपने बुलेट्स उठा के कहा नहीं इनको तो छर्रे दे दो, चिड़िया मारने वाले? उस पर भी ऑब्जेक्शन होते थे पॉलिटिकल लीडरान के जी ये आंखों पर लग जाते हैं। अरे तुम आंखों पर लेकर वहां गया क्यों? किसने कहा था कि तुम अपनी आंखें फुड़वाने के लिए छर्रों के सामने चला जा? और वही मैडम मुफ्ती जो पार्टी को क्लोज कर चुकी हैं, क्या कहूं उन्हें मैं। उन्होंने एक बार क्या था, वो चॉकलेट लेने जाते थे पर उनके उस वक्तव्य के अलावा और कितने वक्तव्यों में उन्होंने कहा कि ये पैलेट गन्स भी हटा दो। क्यों? किसके रिश्तेदार बन जाते थे वो? जिस शख्स ने आपके देश के खिलाफ हथियार उठा लिया, जो आपके ऊपर AK-47 लेकर हमला कर रहा है, जो बच्चों के हाथ में पत्थर देकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। पत्थरों में कितने हमारे जवान शहीद कम जख्मी हुए। क्यों? क्यों कोई पत्थर मारे एक ड्यूटी करने वाले सिपाही के सर पर? किस लिए? और हम उसको फायर बैक भी ना करें। तो ये जो हमारी पॉलिसीज रही हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, दशकों तक ये प्रो टेरर रही हैं। इनकी हमदर्दी फौजियों के साथ नहीं रही। उनको एक मां का बच्चा नहीं समझते थे, उनको देश का एसेट नहीं समझते थे। उनको इन्होंने पोल्ट्री के परिंदों की तरह समझा हुआ था। फौजी एक ने कहा भी था बिहार के लीडर ने कि फौजी तो मरने के लिए तो फौज में आते हैं। तो जहां ऐसा विचार रहा हो वहां मेरे ख्याल में जिस तरह से दहशतगर्दी को ऑल आउट ऑपरेशन में कंट्रोल किया गया और अब जबकि उनको सही माने में पूरे हथियारों का प्रयोग करने की इजाजत मिली है, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो कल साहब ये समझे कि जो अखनूर का ये एनकाउंटर है ये एक नई शुरुआत है। जिस तरह से रक्षा मंत्री ने, एलजी साहब ने हुक्म दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह जिससे इनके हाथ खुले रहे तो कोई भी आतंकवादी जो है यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो आने की कोशिश नहीं करेगा और आएगा तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ड्रोन्स का प्रयोग शुरू हो गया है, पहले सर्विलेंस के लिए और पहचान के लिए, अब आर्म ड्रोन्स भी हमारे पास हैं
उनका प्रयोग भी किया जा सकता है उन टेररिस्ट के लिए जो कि ऐसी जगह हैं जहां के डायरेक्ट जमीन से फायर करके उनको इंगेज नहीं किया जा सकता, ड्रोन का फायर भी किया जा सकता है। ये जो जहां भी छुप कर बैठते हैं, मोर्चाबंदी कर लेते हैं और वहां खुले में हमारे जवान चल कर जाते हैं। और हर न्यूज इस तरह बनती थी कि जैसे ही हमारी फौज की पेट्रोल ने नजदीकी हासिल की, दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ कारगर फायर उनके ऊपर किया, एक जवान शहीद हो गया, 2 जख्मी हो गए। उसके बाद हम रिएक्ट करते थे। वो बच्चे तो चले गए, उनके अपने बच्चे बाप को खो बैठे, उनकी माताओं के सपूत चले गए। उसके बाद अगर आपने उनको हुरों के पास भेज भी दिया तो क्या। अब जो बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया है, शायद मैं सोचता हूं अटैक हेप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और उन ड्रोन्स का, आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो एक नया तजुर्बा शुरू हुआ है। और इसके साथ एक मैसेज भी जाएगा, इसके साथ मैसेज भी जाएगा और जितने भी हों ये ड्रग करके भेजते हैं उनको महसूस नहीं होता और काफी उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, ड्रग देकर भेजा जाता है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि एक नया मोड़ इस एनकाउंटर से आया है जो शायद कामयाब होगा और दहशतगर्दी को बलियामेट करके हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फिर खुशहाल और डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ा सकेंगे। यहाँ के बच्चे स्कूल कॉलेजेस में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं और तरक्की कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर इसके बाद कोई नई खबर होगी, कोई नई बात होगी, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।